Umar Marvi and the representations of cinema and modernity in the margins, right? Julian Levesque and Camille Bouy जो हैं उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म उठाई उमर मारवी and they analyzed that film against the backdrop, right? Backdrop का मतलब ये है कि जिस वक्त ये फिल्म बनी उस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा था. So sometimes people think कि जी ये तो folklore है. Heer Ranjha is a folklore, Umar Marvi is a folklore, Soni Mahiwal is a folklore. So people would try thinking कि इतनी पुरानी folklore, Umar Marvi is about 250 years old, तो उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं होता था. तो people would try thinking कि जी उमर मारवी की क्या relationship है with whatever was happening in Pakistan. There is a very strong relationship. Because this paper tells you कि उमर मारवी को जिस वक्त बनाया और रिलीज किया गया उस वक्त पाकिस्तान में ऊपर फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि इट वाज रिलीज्ड इन 1956 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1 यूनिट. आप देख रहे हैं पहली लाइन में लिखा हुआ है, राइट? विच और उसके फौरन बाद लिखा हुआ है कि 1 यूनिट क्या है, द मर्जर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान प्रोविंसेस, कि जो हमारे 4 प्रोविंसेस जो हम बड़े शौक से कहते हैं जी, सिंध, केपी, बलूचिस्तान, NWFP, उन सारों को मर्ज कर दिया गया इन 1956. देयर वर नॉट 4 प्रोविंसेस एनीमोर. उनकी जगह 1 यूनिट अपीयर हो गया बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान वाज 1 यूनिट. तो इन्होंने कहा हम वेस्ट को भी 1 यूनिट बना देंगे, दोनों चीजें जो हैं, दोनों विंग्स जो हैं वो एट पार आ जाएंगे. सो सिंधीज स्ट्रांगली रेजिस्टेड to the creation of 1 unit because they thought कि उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी अगर प्रोविंशियल आइडेंटिटी खत्म हो गई. सिंध ना रहा, बलूचिस्तान ना रहा, केपी नहीं रहा, पंजाब नहीं रहा, तो फिर आपकी जो पंजाबी आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी ना. आप उसके बाद सिर्फ पाकिस्तानी रह जाएंगे. यू वुड नो लॉन्गर से जी आई एम अ सिंधी, आई एम अ बलोची, आई एम अ पंजाबी, राइट? सो सिंधियों ने बड़े स्ट्रांगली रिएक्ट किया एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस दिस फिल्म उमर मारवी. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो क्वेश्चन मैंने डाला, ये क्वेश्चन आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप उमर मारवी इज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट 1 यूनिट प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ 1 यूनिट प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान. उसी तरह यू कैन थिंक ऑफ अनदर फिल्म and try thinking कि इस फिल्म का बैकड्रॉप से क्या ताल्लुक है. फॉर इंस्टेंस a lot of people say कि जो मौला जट है that was produced in reaction to whatever was happening in Pakistan, which was General Ziaul Haq's martial law. Okay, तो which means कि फिर आपको मौला जट की एनालिसिस के लिए you'll have to think about कि ज़ियाउल हक क्या कर रहा था पाकिस्तान में that made someone create a character like मौला जो के सिस्टम से फाइट करेगा. So does anyone know story of Umar Marvi? कि मारवी is the daughter of a village chief, लेकिन पूरा का पूरा गांव जो है they are poor people. जिस तरह के थरपारकर में we can imagine के थरपारकर में we know के poor people live in थरपारकर, but despite poverty you can say कि वो एक village की शक्ल में रहते हैं and Marvi is the daughter of the chief of the village. मारवी के लिए देयर इज वन कैरेक्टर जिसका नाम जो है आपको यू कैन इनफैक्ट ट्राई सर्चिंग फॉर इट ऑन गूगल एंड यू विल फाइंड द स्टोरी के मारवी का जो कैरेक्टर है यू कैन सी के काफी सारी तस्वीरें यहाँ पे आ गई. तो मारवी को जो एक शाहजो रिसालो इसका उसने आपको appears the story appears in शाहजो रिसालो, जिसमें आप कह सकते हैं कि बहुत सारी और चीजें मौजूद हैं. शशि पुन्नू, सोनी महिवाल और ये आपको यहाँ पे ललन चिनेसर लिखा हुआ है और नूरी जाम तमाची. ये आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फोकलोर्स के नाम लिखे हुए 7 क्वींस ऑफ सिंध. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब गवर्नमेंट ने प्रोविंसेस की प्रोविंशियल आईडी खत्म करके वेस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट में क्रिएट की शक्ल में मर्ज कर दी प्रोविंसेस को, तो आई सेड कि सिंधीज वेरी स्ट्रांगली रेजिस्टेड एंड रिएक्टेड टू गवर्नमेंट्स प्लान, राइट? अब सिंधीज क्लेम कि जिनको उनकी ये 7 फोकलोर्स नहीं मालूम, आप देख रहे हैं कि हर फोकलोर में देयर इज 1 वुमन 1 गर्ल जिसको आप whatever you want to call the protagonist, female protagonist.
तो उन्होंने कहा कि if people do not know these Sindhi folklores, they will not understand what Sindhi is really talking about. They said कि Sindhi language को समझने के लिए और political references को समझने के लिए it's absolutely essential that people are familiar with these 7 folk tales of Sindh. राइट अब ये फोक टेल्स में इफ यू वुड नो कि हीर रांझा में हीर की ऑनर किलिंग हुई, यू नो दैट कि हीर को जब वो रांझा से आखिर में उसकी शादी हो रही होती है तो जो चाचा है उसका कैदू वो उसको पॉइजनस लड्डू खिला के उसको जान से मार देता है एंड ही रांझा ऑल्सो ईट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लड्डू, रांझा भी वहीं पे मर जाता है, तो बोथ ऑफ देम डाई। उमर मारवी जो है इट्स वन ऑफ दोज फोक टेल्स। सोनी महिवाल में भी आपको पता है कि सोनी डाइज, हीर डाइज, सोनी डाइज एंड सो मेनी अदर फोकलोर जो आप पढ़ रहे होते हैं। एंड ऑफ द फोकलोर यू ऑलवेज लर्न के जो है जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी डेथ हो गई। सो उमर मारवी इज अ प्रोटैगनिस्ट, इज अ फिल्म जिसमें मारवी इज अ प्रोटैगनिस्ट हु नेवर डाइड, शी सर्वाइव्ड। तो यू कैन से कि जो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने आज से 250 साल पहले सिंध में रहते हुए जो पोम लिखी उमर मारवी के नाम से, उसमें मारवी की किडनैपिंग होती है। यू वुड नो कि किडनैपिंग के केस में अभी भी पीटीवी पे इस किस्म के ड्रामाज आते हैं कि किडनैप वुमन इज कंसिडर्ड डिसऑनर्ड, कि अगर वो किडनैप हुई है तो वो फुल ऑनर के साथ अपनी फैमिली के पास वापस नहीं आई, तो देयर वुड बी अ टेंडेंसी ऑफ किलिंग द वुमन। उमर मारवी की जो हीरोइन है किडनैपिंग के बावजूद जब वो वापस आती है, शी नॉट ओनली लिव्स, शी सर्वाइव्स एंड मैरिज जो उसका ओरिजिनल मंगेतर था खैट, उसके साथ उसकी शादी भी होती है। सो यू कैन ऑल्सो सी कि ये फिर मारवी और खैट की कहानी नहीं है जिससे उसकी शादी हुई, उसकी कहानी नहीं है, बल्कि मारवी और उसके किडनैपर की कहानी है। एंड द किडनैपर वाज द किंग ऑफ उमरकोट, ठीक है। तो किंग प्राइमरीली वाज जिसको आप कह सकते हैं ही वाज बेसिकली अ डिसेंट गाय, लेकिन उसकी डिसेंसी यहाँ पे आके कॉम्प्रोमाइज हो गई बिकॉज मारवी के लिए खैट से पहले एक और कैरेक्टर है फोग प्रपोज्ड मारवी, लेकिन फोग चूंकि वाज नॉट कंसिडर्ड अ गुड गाय, सो मारवी के साथ उसका रिश्ता नहीं हुआ। सो फोग इन एंगर लेफ्ट द विलेज और फिर जाके उसने उमर को कहा कि जी मारवी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन दिस एरिया। तो उमर ने मारवी को किडनैप करवा लिया टू मैरी हर। एंड एज सेड बिफोर कि ये जो फोकलोर आपके सामने यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे मेंशन्ड है कि शी इज अ गर्ल फ्रॉम थरपारकर और रूलर ऑफ उमरकोट जो है उमर, उसने उसको किडनैप किया फॉर मैरिंग हर, लेकिन उसके रिफ्यूजल की वजह से ही सेंट हर बैक। और जो भिटाई की पोएम है दैट कीप्स ऑन सेइंग कि मारवी जब भी उमर से बात करती है वो उसको अदा उमर कह के बात करती है, एंड यू वुड नो कि अदा मीन्स ब्रदर इन सिंधी लैंग्वेज, राइट। सो यू कैन से कि जो किंग ने जिस लड़की को अगवा किया है शी इज रेजिस्टिंग सो स्ट्रांगली कि वो उसको अदा उमर कह के बात करती है। तो जो शेख हसन ने फिल्म प्रोड्यूस की ऑन दिस फोकलोर, उसने अदा का सॉल्यूशन उसने ये निकाला, क्योंकि फिल्म को कहीं ना कहीं खत्म करना था, तो फिल्म के लास्ट सीन में उसने एक औरत को डाला जिसने आके उमर से कहा कि मारवी इज योर सिस्टर इन द सेंस कि आप कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक कस्टम है, बड़ी पुरानी कस्टम है इन दिस रीजन, क्योंकि हम कहते हैं कि प्रॉफिट की भी एक दाइमा थी। तो दिस नर्स एक्चुअली टेल्स उमर के तुम और मारवी जो हो दूध शरीक बहन भाई हो। सो उमर डिसाइड्स के ही शुड सेंड बैक मारवी इंस्टेड ऑफ मैरिंग हर। तो ये सॉल्यूशन जो है ये फिल्म का सॉल्यूशन है, ये भिटाई का सॉल्यूशन नहीं है, राइट। सो भिटाई डज नॉट से कि द टू ऑफ देम वर यू नो कि ये उसकी बहन भाई, भिटाई उसको नहीं डिक्लेयर करता। भिटाई जस्ट से कि मारवी कीप्स ऑन कॉलिंग हिम अदा उमर, राइट। सो पोइट्री में यू शुड ऑल्सो नो कि जब शेख हसन ने इस किस्म का सॉल्यूशन निकाला
तो यू कुड ट्राई एनालाइजिंग दैट सॉल्यूशन ऑफ शेख हसन। शेख हसन ने जो वुमेन्स नो की सिग्निफिकेंस है वो खत्म कर दी बाय डिक्लेयरिंग देम ब्रदर एंड सिस्टर। दूध शरीक बहन भाई बनाया, तो इसका मतलब है कि जो मारवी उसको रिफ्यूज कर रही थी, नो नो नो, शी केप्ट ऑन सेइंग नो, शी सेड शी डजंट वांट टू मैरी हिम। तो जब आप उनको बहन भाई डिक्लेयर करके सॉल्यूशन निकालेंगे तो नो की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी ना, बिकॉज बहन भाई तो वैसे ही मैरिज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, ऑल राइट, और अकॉर्डिंग टू द मॉरल्स जो कि इस्लाम ने इस रीजन में सेट किए या वर्ल्ड वाइड। तो बेसिकली जो सिंधी क्रिटिक है वो एक्चुअली कहता है, एंड वन क्रिटिक इज जो कि इज कोटेड इन द अदर पेपर, यहाँ पे गूगल क्लासरूम में 2 पेपर्स पड़े हुए हैं इस टॉपिक के ऊपर, जिसमें से एक ये मैंने भी आपसे डिस्कशन के लिए खोला है, और दूसरा पेपर जो है वो एनसाइक्लोपीडिया एंट्री है दैट फर्दर डिस्कसेस कि उमर मारवी के अंदर क्या हो रहा है और सिंधी फिल्म केस में क्या हो रहा है। So anyone wanting to attempt this paper should know there are at least 2 papers on this subject in Google Classroom. Okay, so आपसे मैं ये कही थी कि do you agree कि अगर आप उनको दूध शरीक बहन भाई डिक्लेयर करेंगे तो वुमेन्स नो की सिग्निफिकेंस खत्म हो गई, or do you think you have some other argument on this topic? जी शिजा। मिस जो आप कह रही हैं टोटली एग्री विद योर पॉइंट। ऑब्वियसली अब उसकी तो सही खत्म हो गई ना, उसकी सारी रेजिस्टेंस और वो सारा कुछ तो साइड लाइन हो गया आफ्टर टेलिंग देम कि आप दोनों बहन भाई हो बाय एनी बायोलॉजिकल मींस, या जो भी उस दाई ने आके कहा। All right. So Atia Dawood is the author, जिसको यहाँ पे I can try finding this other article in Google Classroom। मैं आपसे कही थी, I think you can see कि यहाँ पे ये posted हैं। So folklore के अंडर I think कि both articles are probably posted। अगर दूसरा नहीं है तो मैं दूसरा यहाँ पे आपसे शेयर कर लूँगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है सिनेमा फिल्म्स मेड बाय विमेन फिल्म मेकर्स। तो इस आर्टिकल में उमर मारवी के ऊपर फर्दर डिस्कशन मौजूद है। आई थिंक यहाँ पे लिंक है, आर्टिकल नहीं है। आई विल पोस्ट द आर्टिकल एज वेल, जस्ट इन केस आप में से कोई इस पे अटेम्प्ट करना चाहता है। सो क्रिटिसिज्म ये था कि बाय डिक्लेयरिंग देम, अतिया दाऊद सेज कि शेख हसन ने उनको बहन भाई डिक्लेयर करके वुमेन्स नो की सिग्निफिकेंस खत्म कर दी, जबकि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई व्हेन ही रोट उमर मारवी, उसने बहुत चीजें जो एम्फसाइज की थी उनमें एक एम्फोसिस था बिकॉज ऑनर किलिंग नहीं हुई उमर मारवी की, तो विच मीन्स कि भिटाई ने 250 साल पहले ही हैड रिटन समथिंग विच वाज अगेंस्ट ऑनर किलिंग, क्योंकि उमर मारवी आई सेड कि हीर रांझा में हीर की का मर्डर हो गया। इसी तरह बाकी फोकलोर्स में भी सी कि सोनी वहीवाल में सोनी मर जाती है। इफ यू लुक एट डिफरेंट फोकलोर्स जिनको हम अमेजिंग फोकलोर्स ऑफ दिस रीजन कहते हैं, एंड वी जस्ट नोटिस कि सिंधीज तो 7 फोकलोर्स को क्लेम कर रहे हैं। तो all those folklores talk about protagonists who die by the end of the story. So here is a film जिसकी honor killing नहीं होती, because when Umar learns के Marvi is when Umar sends her back to the family, तो शेख हसन के केस में विलेज जो है, विलेजर्स कहते हैं कि जी मारवी की they are not willing to accept her as a pure woman. They think कि she is dishonored. तो then उमर comes, जो कि शेख हसन ने अपनी फिल्म में दिखाया उमर मारवी में, कि उमर comes to her rescue and tells villagers कि मारवी is pious. तो villagers ask them कि you have to walk on fire to prove your innocence. तो उमर और मारवी जो हैं वो एक आयरन रॉड को पकड़ के दोनों जो हैं वो they walk on burning coal, और चूंकि दूसरी तरफ ठीक ठाक पहुंच जाते हैं तो विलेजर्स बिलीव के दे आर इनोसेंट, और उसके बाद मारवी मैरिज खेट एंड दे लिव हैप्पीली देयर आफ्टर एज यूजुअल। तो यहाँ पे जुलियन लेवेस्क्यू एंड कमीले बुई आर सेइंग कि दिस फिल्म वाज रिलीज्ड इन रिएक्शन टू 1 यूनिट प्रोग्राम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान की प्रोविंशियल आइडेंटिटीज जब खत्म कर दी गई तो सिंधी इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिशियंस asserted themselves
they said कि जी it's important they have to do something about in defense of their language and culture. ये आपको नजर आ रहा है. So this film is actually produced in defense of language and culture of Sindh. Because Sindhis do not want to lose their provincial identity, and as mentioned here, emphasis है intellectual students and politicians. ये सब लोग jointly resist कर रहे हैं कि जी provincial identities खत्म ना की जाएं, बल्कि provinces को provinces रहने दिया जाए. You must know कि from 1956 until 1970, जबकि पाकिस्तान का अगला इलेक्शन आ रहा था in 1970s, कोई 14-15 साल वन यूनिट के तौर पे रहा वेस्ट पाकिस्तान without the provincial identities of the 4 provinces, which means कि we were one unit just like East Pakistan. उसके बाद before याया खान left, और आप कह सकते हैं ना कि याया खान was sovereign of Pakistan या president of Pakistan towards the end of 1960s, 1968 से 1971 के दौरान में इलेक्शन से पहले उसने वन यूनिट प्रोग्राम को खत्म करके he restored provincial identities of the provinces. So you can see कि ये उमर मारवी, as mentioned, कि उमर मारवी is creation of Shah Abdul Latif Bhittai, who is known as nationalist leader. Shah Abdul Latif Bhittai ने construction of modern national imaginary of Sindhis जो है उसको फिर सिंधी nationalist leaders, intellectuals and students ने इसको यूज किया और आइडेंटिफाइंग और अलाइनिंग विद भिटाई ऑफ द पास्ट के उन्होंने कहा कि जी हमारी सिंधी इमेज कंप्लीट नहीं होती विदाउट आवर फोकलोर्स, एंड दे सेड कि जी हमारी ये 7 फोकलोर्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. और एज आई सेड अर्लियर कि जो सिंधी है वो कहता है कि जी आपको टू अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड आवर फोकलोर्स. और 7 फोकलोर्स या जो 7 प्रिंसेसेस हैं, दे थिंक कि वो जो अपनी एवरीडे लैंग्वेज में दे आर यूजिंग रेफरेंसेस दैट एक्चुअली पॉइंट टू these folklores in one way or the other. तो उन्होंने कहा कि हमारी लैंग्वेज के रेफरेंसेस को प्रॉपरली समझने के लिए इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट कि you understand the folklores and understand the language, and to understand political references you must know the folklores. ठीक है, ये मैं आपको बल्कि दिखाती हूँ. ये जो दूसरा आर्टिकल मैं आपसे कह रही थी कि this second article actually talks about these 7 folklores. ये दूसरा आर्टिकल मैंने डाउनलोड किया, आप देख रहे होंगे. ये है दूसरा आर्टिकल कमीले बुई के अलावा दिस आर्टिकल जो कि टॉक्स अबाउट द 7 folklores of Sindh and Sindhi film. सुमरू एंड समा फोक टेल्स ये खुला हुआ भी है, जिसमें उमर मारवी, दादू चनेसर, लीला चनेसर, मोमल रानो, मुखी मतारा, सोनी महिवाल एंड नूरी जाम तमाची. So Sindhis actually say कि ये folk tales जो हैं these are vowels of Sindhi language, और they insist कि to understand conversation of an everyday Sindhi or any kind of so they say कि ये these folk tales actually point to history of social resistance and politics. So they think if you to understand what a Sindhi is saying, you have to be aware of Sindhi language vowels, and these 7 folklores are the vowels of Sindhi language. ठीक है, okay. और these 7 folklores point to different kind of injustices जिसमें that have been fought by the protagonist over a period of time, जिसमें आप कह सकते हैं कि मारवी was fighting an injustice जहाँ पे उमर ने उसको किडनैप किया, and she said she wanted to go back to her people. अच्छा, जो दूसरी चीज जो है वो आपसे I would again insist कि you try understanding कि सिंध में एक्चुअली हुआ क्या आफ्टर द पार्टीशन. यू वुड नो कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ ट्रेन्स में इमिग्रेंट्स आए
most of the immigrants settled in Karachi. You can understand कि जो उर्दू speaking community है बहुत large numbers में after the partition they came to Pakistan and most of them are today residing in Karachi. So you can understand कि migration और partition का सबसे ज़्यादा impact जो है वो सिंध province पे हुआ. And because all the Urdu speaking community, most of the Urdu speaking community, probably 90+% settled in Karachi. So Sindh ka jo demographic tha, that changed tremendously because of the arrival of these Urdu speaking people in Sindh area. तो जो पहले the Sindh province, which was dominated by Sindhis before the arrival of Urdu speaking people, इसके demographics change हो गए and now it is dominated by Urdu speaking community, जिसमें you can also say कि जो Urdu speaking लोग migrate होके पाकिस्तान आए थे, most of them were highly educated people. तो जो सिंधी का एजुकेशन लेवल था उसके मुकाबले में उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी वाज फार मोर एजुकेटेड देन लोकल सिंधी एंड इवन टुडे दे आर मोर एजुकेटेड देन मोस्ट ऑफ द सिंधीज. यू कैन अंडरस्टैंड कि जब एजुकेशन उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी में ज्यादा होगी तो हु वुड टेक द जॉब्स? एनीवन? ऑलराइट शिजा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है बट इट्स नेचुरल कि जो ज़्यादा एजुकेटेड होगा या जिसकी फॉर एग्जांपल उर्दू अंग्रेजी पे ग्रास्प ज़्यादा होगी दे वुड टेक द जॉब्स. सो नेचुरली जो सिंध में पार्टीशन के बाद जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी इमिग्रेंट जो है वो पाकिस्तान आया फ्रॉम इंडिया और ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग जो थे चूँकि कराची में शिफ्ट हो गए या कराची में रहना शुरू हो गए. एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि कराची जो है वो किस किस्म का सिटी है. यू हैव सी पोर्ट देयर, वहाँ पे सारी दुनिया से ट्रेड आ रही होती है. कराची में मोस्ट बिजनेसेस आर इन कराची. अभी आपकी लाइफ टाइम में जो मीडिया एक्सपेंशन हुई है, यू कैन अंडरस्टैंड कि सारे मीडिया के हेड ऑफिसेस कराची में हैं, विच मीन्स कराची कंट्रोल्स अ लॉट ऑफ वेल्थ ऑफ पाकिस्तान. और विच मीन्स के चूँकि बहुत ज़्यादा उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी कराची में सेटल हो गई एंड मोस्ट ऑफ देम वर हाईली एजुकेटेड, तो जॉब्स भी उन्होंने ले ली. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में कराची का रोल क्या है. ओके, so you would realize कि why Sindhis were resisting to one unit program, क्योंकि जब with the arrival of Sindhis with the arrival of Urdu speaking community in Sindh, जो कराची यूनिवर्सिटी है वहाँ पे लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन पहले अगर इंग्लिश और सिंधी थी तो नाउ द लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन वाज इंग्लिश एंड उर्दू, और सिंधी को एज लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन एलिमिनेट कर दिया गया. राइट, सो दे न्यू कि अगर लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन सिंधी खत्म कर दी गई तो इट हैड द उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी or the change in demographics because of the English speaking community had a strong impact on future of Sindhis as such. ठीक है, और उसके बाद सिंध यूनिवर्सिटी को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम कराची. आई थिंक इसको यहाँ से शायद यहाँ पे सिंध के इंटीरियर सिंध में भेज दिया गया. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड के सिंध व्हाई सिंधी वाज रिएक्टिंग to these things, क्योंकि partition had a very strong impact on the demographics of Sindh. और जो यहाँ पे आपको उसने नाम दिए हुए हैं जिसमें वो कह रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की पोएम्स, और उसके अलावा यहाँ पे उसने आपको नाम दिए हुए हैं अली शाह फजलानी, और उसके अलावा जो दूसरे सिंधी लीडर्स हैं at the time during 1950s. So you can understand कि वो कह रहा है कि politicians, intellectuals and students are reacting to these changes in Sindh. Okay, so जो sponsor है या producer है उसका नाम है सैयद हुसैन अली शाह फजलानी, जो कि सिंध का लैंडलॉर्ड है. He is producer and also the protagonist, male protagonist in the film. यहाँ पे आपको ये जो पोस्टर नजर आ रहा है फिल्म का, यू कैन सी कि इस पोस्टर में उमर इज सिटिंग ऑन दिस कैमल,
और उसने मारवी को अपने साथ ये कैमल के ऊपर, क्योंकि शी वेंट टू अ वेल टू फेच वाटर एंड उमर किडनैप्ड हर फ्रॉम देयर, तो ये उमर उसको यहाँ से अगवा करके ले जा रहा है। सो यू कैन से कि ये जो आपको इमेजेस नजर आ रही हैं इसमें पीपल आर वेयरिंग, ये इसके सर पे जो सिंधी टोपी और इसकी बॉडी पे ये सिंधी एक लोई, एक किस्म की चादर होती है जो कि विंटर में इस्तेमाल होती है फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम कोल्ड वेदर। तो और अदर आर्टिफैक्ट्स जो आपको इसके इमेजेस में नजर आ रहे हैं कि मारवी का ड्रेस किस तरह का है। सो यू कैन रियलाइज कि ये सिंधी टांका से बनी हुई इसकी जो चादर, तो यू कैन सी कि ये जो सिंधी मोटिव्स हैं वो इस की ओवरऑल ट्रीटमेंट ऑफ फिल्म में यू कैन सी डोमिनेंट मोटिव्स ऑफ, राइट। सो आप यू शुड ऑल्सो रियलाइज कि 1956 से 1958 के पीरियड में, एंड दिस इज नॉट मेंशन्ड इन दिस पेपर बट द अदर पेपर दैट आई हैड जस्ट ओपन, के 4 साल में, सॉरी इन 2 years from 1956 to 1958 4 Sindhi films were produced. Okay, can you tell me which how many Sindhi films were produced in 2020 or 2019? No idea. No idea. All right, so the answer is पाकिस्तान में 1997 से आज तक कोई सिंधी फिल्म नहीं। All right, so over past more than 20 years, Pakistan has not produced even one Sindhi film. So you can understand कि पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 22-23 सालों में तो कोई सिंधी फिल्म नहीं बनाई, but from 1956 to 58 2 years में पाकिस्तान produced 4 सिंधी films. उसके बाद जब 1958 में गवर्नमेंट आई है अयूब खान की, तो ड्यूरिंग अयूब खान ज़ेरा पाकिस्तान डिड नॉट प्रोड्यूस एनी सिंधी फिल्म एट ऑल। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो अयूब खान जो है, क्योंकि सिंधीज वर रेजिस्टिंग टू 1 unit प्रोग्राम, सिंधीज वर रेजिस्टिंग टू, जो कि उर्दू स्पीकिंग ने टेक ओवर कर लिया था सिंध, not just Sindh, बल्कि economy of Sindh and demographics of Sindh, population of Sindh, etc. So you can understand कि Ayub Khan was trying to control the situation in Sindh very very strongly. तो अयूब खान के अराइवल की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी जो अयूब खान के ज़माने में कोई सिंधी फिल्म नहीं बनी। ओवरऑल पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड 4 films before Ayub Khan, and you can say कि total सिंधी films जो 1997 तक produce हुई, जो कि after Ayub Khan है, 1997 would be from after Ayub Khan means के 70s, 80s और till 1997, तो तकरीबन 70 years of पाकिस्तान में 30 years of सिंधी सिनेमा आपको मिलेंगे। So in those 30 years, Sindhis have produced 77 films in Sindhi language altogether. और 1997 के बाद आज तक दोबारा नहीं बनी, so it's critical कि दोबारा क्यों नहीं बनी। Most Sindhi films were produced during the era of Sindhi prime ministers, which would be Zulfikar Ali Bhutto and Benazir Bhutto. और सिंधी फिल्म की पीक जो आपको मिलेगी वो मिलेगी बेनजीर भुट्टो के टाइम में, when Pakistan produced 8 Sindhi films in 2 years. So it's very interesting that Pakistan produced 4 Sindhi films from 1956 to 1958, and then Pakistan produced 8 Sindhi films from 1988 to 1990, when Benazir Bhutto was in power for the first time. Okay, so that's why I said कि you can try thinking about it कि ये जो औरत राज की मैं आपसे बात करी थी कि it's complex how you can establish contact between film and politics, that you need to think about कि actually क्या हो रहा है। But I did tell you just now कि अयूब खान के era में, because before अयूब खान बहुत strong सिंधी resistance शुरू हो चुकी थी to 1 unit program, Pakistan did not produce even one Sindhi film in the period. So you can understand कि 1 unit के against resistance या जो है वो सारे सूबों में हो रही है। It says here Sindh, Balochistan and WFP are also strongly resisting to 1 unit program. Okay, so this article is not focusing on resistance of Balochistan or WFP. You will have to find something else
to talk about resistance, or you can find more literature to add to to create a debate on this article कि बलोचिस्तान और NWFP किस तरह resist कर रहे थे to 1 unit program of Pakistan. Here it says कि refugees, जो आपसे मैंने कहा ना कि massive inflow of Urdu speaking refugee from India to Karachi transform demographics of Karachi, जिसमें separation of Karachi from Sindh. ठीक है, you would know कि Karachi was also capital of Pakistan before Islamabad was declared capital of Pakistan. और फिर ये कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी टू हैदराबाद, के सिंध यूनिवर्सिटी को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया और सिंधी को एज एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज खत्म कर दिया गया, राइट, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ सिंधी एज एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज. तो इसका मतलब है कि प्रोबेबली अंग्रेज जब तक मौजूद था वो सिंधी को एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के तौर पे शायद एक्सेप्ट कर रहा था. आपको प्रोबेबली यू वुड नो कि लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि जी आप ऑफिस में उर्दू लैंग्वेज में प्रिंट किया करें ऑफिशियल ऑर्डर्स, विद द रिजल्ट के लाहौर में कुछ जगहों पे आई हैव सीन कि जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है कुछ ऑफिसेस, फॉर एग्जांपल ऑफिस ऑफ अ लोकल सोसाइटी विच इज टेक सोसाइटी लाहौर, वो अपनी कम्युनिकेशन उर्दू लैंग्वेज में करते हैं सिंस हाई कोर्ट लाहौर पास्ड इट्स ऑर्डर कि आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन उर्दू ज़बान में करें. पाकिस्तान में मोस्ट ऑफिशियल कम्युनिकेशन अंग्रेजी में होती है. एंड देन इट आल्सो सेज Karachi University to withdraw Sindhi as an examination language. So you can understand why all these people were resisting to the impact of Urdu speaking community or the impact of immigration or migration, post-partition migration on Sindh. अब ये जो लोग resist कर रहे हैं strongly, यहाँ पे आपको इन्होंने mention दिया, नाम mention किए हैं, शेख अयाज, Haider Baksh Jatoi and GM Sayyed. GM Sayyed was a very famous politician, and you would realize कि अगर आप इन 3 लोगों का नाम अगर आप गूगल पे भी सर्च करें तो you would find out कि these 3 people are highly educated people. They are not just politicians or political authors, बल्कि इन लोगों की you will find कि इन्होंने तो 60 किताबें लिख दी हैं. 60 books is a large number of books. राइट, तो आपको जीएम सैयद पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, इतने पढ़े लिखे पॉलिटिशियन पाकिस्तान में नहीं होते कि किताबें लिखें, राइट. सो यू वुड रियलाइज के हियर इज अ सिंधी पॉलिटिशियन जीएम सैयद हु हैज रिटन 60 बुक्स and he is resisting to this arrival of Urdu community in Sindh because that poses a threat to the Sindhi culture as such. ओके, फिर आप उसमें ये भी देख रहे हैं कि जीएम सैयद laid down a major aspect of this narrative formulating the nationalist interpretation of Shah Abdul Latif Bhattai's poetry. कि उसने जब आपसे मैंने कहा कि सिंधी लैंडलॉर्ड जो है वो फिल्म की प्रोडक्शन का प्रोड्यूसर भी है, स्पॉन्सर भी है, मेन एक्टर भी है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सब लोग जिसमें शेख हसन, शेख अयाज, हैदर बख्श जतोई और जीएम सैयद वगैरह के नाम हैं. सो दीज पीपल आर गिविंग अ नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन टू उमर मारवी. आई सेड कि भिटाई ने जब 250 साल पहले ये नज़म लिखी तो भिटाई का फोकस था मारवीज नेशनलिज्म. शी डजंट वांट टू बी क्वीन, शी वांट्स टू गो बैक टू हर ओन विलेज, शी वांट्स टू लिव विद हर ओन पीपल. तो मारवी का नेशनलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट नेशनलिज्म की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है. उसके बाद इट जस्ट सेज कि सिंधी नेशनल कॉन्शियसनेस इंक्रीज होना शुरू हो गई बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी और द अराइवल ऑफ उर्दू स्पीकिंग इमिग्रेंट इन पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन, बिकॉज it posed a large threat to Sindhi speaking community or Sindhi community. और वो ये कह रहे हैं कि मुहाजिर जो है, मुहाजिर, you can see it here, it's saying कि जो उर्दू speaking community है they are known as मुहाजिर्स, and these मुहाजिर्स जो हैं इनका state nationalism is associated with Islam and Urdu, right?
सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब पोस्ट पार्टीशन एरा में अगर सिंध का बहुत ज्यादा फोकस इस्लाम पे, पाकिस्तान की क्रिएशन जो है वो इस्लाम की बुनियाद पे है। व्हेन वी टॉक अबाउट टू नेशन थ्योरी, वी आर टॉकिंग अबाउट कि हिंदूज का कोई और रिलीजन है और मुसलमानों का कोई और रिलीजन है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि स्टेट नेशनलिज्म इज एसोसिएटेड विद इस्लाम, राइट। उसके बाद स्टेट एसोसिएशन जो स्टेट नेशनलिज्म अगर आप उर्दू के साथ अटैच करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई पाकिस्तान, व्हाई वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान हैड प्रॉब्लम्स विद ईच अदर, क्योंकि उर्दू पे बहुत ज्यादा फोकस होने की वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज का जो फोकस है, यू कैन अंडरस्टैंड कि जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ तो उसका नाम एक लैंग्वेज से एसोसिएटेड है, बंगाली लैंग्वेज, बांग्लादेश, राइट। और जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ तो इसका ताल्लुक है विद रिलीजन, इस्लाम। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि उर्दू स्पीकिंग का जो वेस्ट पाकिस्तान पे इम्पैक्ट है, स्टेट नेशनलिज्म इज एसोसिएटेड विद उर्दू एंड इस्लाम, राइट। तो जैसे ही आप उर्दू एंड इस्लाम की बात करेंगे तो फिर तो शेख अयाज, GM सैयद और जो बाकी आपको यहाँ पे नाम मेंशन किए थे कि ये जो रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। So you would say why politicians are reacting, why politicians are reacting to this thing कि हैदर बख्श जतोई, शेख अयाज एंड GM सैयद, जिन्होंने ये जो स्टूडेंट्स की, टीचर्स की और इंटेलेक्चुअल की मार्चेस हैं, why they are supporting कि जी आप हमारी सिंधी आइडेंटिटी खत्म ना करें। Okay, so is it clear why this Sindhi film was produced and why 4 Sindhi films were produced in post-partition era between 1956 and 1958? और फिर जब अयूब खान की गवर्नमेंट आई तो अयूब खान इस किस्म की रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए, यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर अयूब खान की एरा में सिंधी फिल्म नहीं बनी तो दैट वाज एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द रेजिस्टेंस ऑफ दीज सिंधीज, जिसमें हैदर बख्श जतोई, GM सैयद और शेख अयाज और काफी सारे और टीचर्स, इंटेलेक्चुअल्स एंड स्टूडेंट्स शामिल हैं। सो गवर्नमेंट वाज एक्चुअली ट्राइंग टू कंट्रोल व्हाट वाज हैपनिंग इन सिंध इन पर्टिकुलर। इट लुक्स लाइक कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो थी वो सिंध से आई, बिकॉज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन वाज ऑन सिंध और डेमोग्राफिक्स ऑफ सिंध। आई थिंक कि पंजाब में अगर आप उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ढूंढेंगे तो यू वुड डेफिनेटली फाइंड some people in Lahore, Karachi and perhaps in many other places, शायद मियाँ वाली तक या दूसरी जगहों पे भी, बट यू वुड रियलाइज कि इन जगहों पे उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का नंबर बहुत छोटा है और बहुत थोड़े लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि जी हम पार्टीशन के वक्त माइग्रेट होके पाकिस्तान आए या हम महाजिर हैं या माइग्रेंट्स हैं। बट व्हेन यू गो टू कराची यू वुड रियलाइज कि पूरा कराची इज ओवर पॉपुलेटेड बाय महाजिर्स और migrants. So you can understand the relationship between the film and society or government. Is it clear? Yes, ma'am. All right. बाकी लोग भी सुन रहे हैं? किरमानी के अलावा भी कोई सुन रहा है कि क्या कह रही हूँ मैं? Okay, great. तो अभी तक आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? इफ यू वांट टू रिएक्ट टू डिस्कशन, इफ यू डिसएग्री विद समथिंग यू कैन आल्सो मेंशन कि व्हाई यू डिसएग्री विद इट, और अगर आप एग्री या डिसएग्री दोनों सूरतों में यू कैन एक्चुअली पॉइंट टू बोथ सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अगर आप जो चीज देखें, यू मस्ट रिमेंबर कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज अ डिबेट, आप एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। All right, so this part of this paper by Camille Bui and दूसरे author का क्या नाम था? Julian Levesque. Okay, तो here they are talking about कि जी film actually क्या कर रही है। So they are saying कि film में you would realize कि film के उसने 5 segments बताए हैं। They are just noted here. सबसे पहले equilibrium, यानी एवरीथिंग इज एट पीस, जहाँ पे मारवी रहती है। उसके बाद डिसरप्शन, जब उमर ने उसको किडनैप किया, राइट। नंबर 3 पे लिखा है सक्सेशन ऑफ एक्शंस, विच मीन्स कि उमर इज ट्राइंग टू कन्विंस मारवी टू मैरी हिम एंड शी इज कॉन्स्टेंटली रिफ्यूजिंग। नंबर 4 पे लिखा हुआ है रेजोल्यूशन,
जो कि मैंने आपको बताया कि शाह अब्दुल लतीफ की भिटाई की पोएम कभी भी नहीं कहती कि मारवी एंड उमर आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन जो शेख हसन की फिल्म है दैट हैज अ रेजोल्यूशन कि नर्स डिक्लेयर्स देम ब्रदर एंड सिस्टर एंड उमर सेंड्स हर बैक। ओके, तो फिर उसके बाद जब मारवी की खैट से शादी हो जाती है या मारवी इज रिटर्न, यू कैन सी के न्यू इक्विलिब्रियम, एवरीथिंग रिटर्न्स टू पीस अगेन। तो वो ये कह रहे हैं कि फिल्म जो है वो एक्चुअली शोज कि उमर जो है he has succeeded to the throne of Umarkot, and he asked people to support him in order to rule well. और विलेज सेलिब्रेट्स, और उसी के पैरेलल जो है वो विलेज में मारवी की जो एंगेजमेंट है वो हो रही है विद खैट। ऑलराइट, और उसी दौरान में उमर जो है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस समरी आप देख सकते हैं कि जूलियन लिबेस्क्यू के सिर्फ इस पैराग्राफ में मेंशन है बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट द प्लॉट ऑफ द फिल्म, जहां पे वो बता रहा है कि फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू डिसरप्शन टू सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, रेजोल्यूशन एंड न्यू इक्विलिब्रियम, फिल्म किस तरीके से तमाम चीजों को सॉल्व करती है। Right, here it says KG, these series of episodes lead to climax when the tension gets unexpectedly released thanks to do ex machina। यहाँ पे आपको ये एक लिखा हुआ नजर आ रहा है कि जिसके रेजोल्यूशन के बारे में कि wet nurse reveals that the protagonist cannot get married because she breastfed both of them। A final episode follows leading to the resolution in order for the story to eventually reach a new state of equilibrium. All desires and conflicts are appeased. Marvi and Khet are reunited and villains repent, which means कि उमर और फोक जो हैं वो withdraw कर लेते हैं। So basically it says कि इस तमाम ट्रीटमेंट में जो मैं आपसे बात कर रही थी कि मारवी के का जो फॉर इंस्टेंस व्हाटएवर स्कार्फ शी इज वेयरिंग इट्स फुल ऑफ सिंधी मोटिव्स, सिंधी टांके से बनी हुई चीजें नजर आ रही हैं, और एट द सेम टाइम जो उसने उमर ने एक टोपी पहनी हुई है, सिंधी टोपी पहनी हुई है, साथ में लोई ओढ़ी हुई है। यू कैन से कि ये दीज आर्टिफैक्ट्स जो हैं दे पॉइंट टू इम्पोर्टेंट सिंधी हेरिटेज, जो उनकी रूरल लाइफ दिखाई दी है कि मॉडर्निटी इन द फॉर्म ऑफ के फिल्म को यूज कर रहे हैं एज अ मीडियम। सो यू कैन से कि सिंधी हैज बिकम मॉडर्न बिकॉज ही इज मेकिंग अ फिल्म टू कम्युनिकेट व्हाट ही इज सेइंग, बट एट द सेम टाइम मॉडर्न के अलावा वो ट्रेडिशनल भी है बिकॉज ही इज यूजिंग जो उसका ओरिजिनल कल्चर है कि उसको लोई ओढ़नी है या उसको सिंधी शॉल ओढ़नी है या उसको कैमल्स पे ट्रेवल करना है या उसको विलेज दिखाना है। सो यू कैन से कि मॉडर्न इमेजिनरी का जो वर्ड उसने इस्तेमाल किया वो इसी वजह से है कि ही इज सेइंग कि they are still imagining themselves as a traditional community, but at the same time they are using modern technology to communicate their thoughts about Sindhi culture। ओके, यहाँ पे आपको एक और चीज जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है डबल सब्जेक्ट। डज एनीवन अंडरस्टैंड कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उमर और मारवी में से सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? यू वुड नो कि ऑब्जेक्टिफिकेशन क्या चीज होती है या सब्जेक्ट क्या चीज होती है। आई सेड सब्जेक्ट हैज द डिसीजन पावर, जो कि पाकिस्तानी केसेस में मेल हैज द डिसीजन पावर एंड विमेन आर कंसिडर्ड टू बी ऑब्जेक्टिफाइड, और ऑब्जेक्ट्स कि वो उनको कहते हैं कि जी वुमेन्स की तो ऑब्जेक्टिफिकेशन होती है, दे कैन नॉट मेक डिसीजंस देमसेल्व्स, पीपल मेक डिसीजंस फॉर देम। तो आपको क्या लग रहा है कि उमर मारवी में हु इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑब्जेक्ट बिटवीन उमर एंड मारवी? Ma'am, I guess that Marvi is the subject because वो decision ले रही है and maybe Umar is the object, if I'm not wrong. ओके, ये जूलियन लिबेस्क्यू एंड कमीले बुई ये कह रहे हैं कि दिस फिल्म हैज अ डबल सब्जेक्ट, क्योंकि उमर जो है वो भी डिसीजन मेकर है लेकिन मारवी उसको ऑब्जेक्ट, अपने आप को ऑब्जेक्ट नहीं समझती, एंड शी डज नॉट बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट ईदर, शी इज मेकिंग अ डिसीजन। सो
Julian Levesque and Camille Bui are saying that this film has a double subject. यानी एक अगर आप उमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मारवी इज द ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर आप मारवी की पोजीशन से देखेंगे तो उमर इज द ऑब्जेक्ट. सो शिजा यू आर बेसिकली राइट, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये कह रहा है कि डबल सब्जेक्ट हैं, दोनों ही अपने आप को सब्जेक्ट और दूसरे को ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं. ओके मैम. ओके, सो उमर की वो उसको मतलब वो एक्सप्लेन उसको इसी तरीके से कर रहा है कि वेयर मारवी इज मेकिंग डिसीजंस, उमर इज द ऑब्जेक्ट एंड वेयर उमर इज द. जी मैम, बट इवेंचुअली जो डिसीजन की पावर है, जिसने उसको रिफ्यूज कर दिया है, वो तो लड़की है ना, मारवी है, तो सब्जेक्ट तो उसी के पास होना चाहिए. वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि उसके पास एक आइडेंटिटी है, एक अपनी एंटिटी है वो. हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है. वो आप ये वाली लाइन देखें, वो कह रहा है कि मारवी बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर वेयर उमर इज द सब्जेक्ट, राइट. और उमर इज दी, और मारवी के केस में बिकॉज शी इज नॉट एक्सेप्टिंग, तो मारवी इज डेफिनेटली अ सब्जेक्ट. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. वो आपको कमीले बुई और जूलियन लेविस्क्यू एक्चुअली दोनों में से किसी को ऑब्जेक्ट नहीं डिक्लेयर कर रहे. वो ये कह रहे हैं कि उमर के केस में मारवी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, लेकिन मारवी उमर ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बनने पे राजी नहीं होती. शी रिफ्यूजेस, सो शी इज द सब्जेक्ट. तो उमर के केस में वो ऑब्जेक्ट नहीं बन पाती ना, बिकॉज शी इज द सब्जेक्ट. और जो कि मारवी की पोजीशन से देखेंगे तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ये है कि शी गोज बैक टू हर कम्युनिटी एंड खेट. ये देख रहे हैं, खेट एंड कम्युनिटी आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ मारवीज डिजायर. ठीक है, तो मारवी वापस जाना चाह रही है टू हर कम्युनिटी एंड खेट. दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि मारवी इज द सब्जेक्ट. तो in this case you can say कि मारवी has the agency. मैंने आपको बताया था कि a person who makes his decisions or a person who makes her decisions, we say the person has the agency. So मारवी has the agency. आप दोनों का ये point कि मारवी is the subject is basically correct. मारवी is the subject in this case because मारवी is making decisions for herself. She was object of Umar's desire, लेकिन object of Umar's desire is never completed. उमर को जो चाहिए वो नहीं मिलता ना उसे, तो उमर की जो ऑब्जेक्टिफिकेशन थी वो तो फेल हो गई यहाँ पे. ठीक है, उमर मारवी को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा था, दैट एक्चुअली फेल्ड देयर. सो आप यू कैन से के ये यहाँ पे उसने लिखा कि उमर लीव्स असाइड हिज डिजायर फॉर मारवी टू इन द फेस ऑफ ट्रेडिशन एंड रिलीजन द कम्युनिटी रिमेन्स अनहर्ट. आप ये कहते हैं ना कि जी ही रियलाइजेस दैट ऑनर इज एन इम्पॉर्टेंट टू बीइंग अ किंग एज द यूज ऑफ फोर्स. तो वो उसको उमर चूंकि किंग था और वो चूंकि अच्छा किंग था, तो he actually returns मारवी in the end. And जो ऑनर का एलिमेंट है, यू कैन से कि इस फिल्म में जो ऑनर का एलिमेंट है वो रिटेन करती है ना, ऑनर किलिंग नहीं होती, ऑनर को रियलाइज किया जाता है. तो मैं आपसे ये कही थी कि शेख हसन की जो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की जो पोम है, उसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि 250 साल पहले भिटाई ने ऑनर किलिंग को अपनी पोइट्री में खत्म कर दिया ना. आप जितनी दफा जब भी हम हीर पढ़ते हैं, चाहे वो जिसने भी क्यों ना लिखी हो, वारिस शाह की हीर हो या दामोदर दत्त की हीर हो. वारिस शाह ने तो 17th-18th सेंचुरी में लिखी, दामोदर दत्त ने 13th सेंचुरी में हीर को क्रिएट किया. सो यू कैन से कि हीर जो है वो तो ऑनर किलिंग फेस करती है, जबकि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की जो हीरोइन है वो ऑनर किलिंग नहीं फेस करती. विच मीन्स कि भिटाई ने सिंधी कल्चर में आजकल ऑनर किलिंग बहुत डोमिनेंट है. आज भी एवरी अदर डे वी कम अक्रॉस वन और दी अदर स्टोरी जिसमें भी लर्न के जी उन्होंने कारोबारी कर दिया, दोनों को ब्लैकनिंग ऑफ ऑनर की वजह से कारों को भी मार दिया और कारी को भी मार दिया, विच मीन्स कि बोथ मेल एंड फीमेल आर किल्ड इन सिंध when they have this problem or when community feels they have committed an offense और तो वो ऑनर किलिंग करते हैं.
तो यू कैन सी कि भिटाई ने आज से 250 साल पहले सिंध में ऑनर किलिंग को खत्म करने की कोशिश की. ही वॉज अ नेशनलिस्ट लीडर एंड एट द सेम टाइम हम चूंकि उसको सूफी सेंट भी कहते हैं, और सूफी सेंट जिसकी सिंध में बहुत इम्पोर्टेंस है, लोग आज भी उसके मज़ार पे जाते हैं, भिक्षा जाते हैं दुआएं मांगने के लिए या मिन्नतें मानने के लिए. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो एक ऐसे मज़ार पे मिन्नतें मान रहे हैं जिस आदमी ने या नेशनलिस्ट लीडर ने ऑनर किलिंग को कंडेम कर दिया बाय प्रोटेक्टिंग हिज प्रोटैगनिस्ट, हिज फीमेल प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि मारवी की उसने ऑनर किलिंग नहीं होने दी अबाउट 250 years ago. ओके आपसे मैंने ऑल राइट, सो मैं आपसे ये कही थी कि जो अपार्ट फ्रॉम इट के दे आर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिल्म एज अ टेक्निक to communicate ke ji their messages. At the same time they are showing sand dunes, oases, palm trees, camels, tents, जो कि exotic surroundings of Sindh show कर रहे हैं. So you can understand कि Sindhis use modern imaginary जिसमें वो traditional environment दिखाते हैं but using modern techniques of communication. Novel की शक्ल में नहीं पेश कर रहे, story की शक्ल में नहीं पेश कर रहे. You would find all types of renditions, but here they are using film as a medium to communicate the same old story, right? So 14th century location दिखा रहे हैं उमर मारवी. वो ये कह रहा है कि 14th century location है जहाँ पे you will find people living in third desert. तो historical accuracy is there in the film. Okay, third desert, historical accuracy or fantasized traditional society, because ट्रेडिशनलिज्म को अभी भी एम्फसाइज कर रहे हैं ना कि विमेन और हीरोइन शुड बी अ नेशनलिस्ट. एंड एज आई सेड कि मैंने आपको जो 7 फोकलोर्स के नाम बताए थे, एंड आई सेड कि सिंधीज के लिए ये 7 फोकलोर्स विच आर उमर मारवी, दादू चनेसर, लीला चनेसर, मोमल रानो, मोखी मतारा, सोनी महिवाल एंड नूरी जाम तमाची. These 7 folklores or folk tales are extremely important for Sindhi people and Sindhi politicians and Sindhi intellectuals and students who say कि जी हमने अपना culture compromise नहीं करना in the name of one unit program. Okay? So ये आपके उसने ये लिखा हुआ है फोक के बारे में, जो मैंने आपसे कहा था कि फोक wanted to marry मारवी, और जब फोक का प्रपोजल रिजेक्ट किया तो फोक ने उमर को प्रोवोक किया टू किडनैप मारवी. ऑल राइट, सो ट्रेडिशनल सेटिंग है, डेजर्ट लाइफस्टाइल है, एक्सोटिक लाइफस्टाइल है. सो यू कैन से कि वो आपको ये दिखा रहा है कि जो सिंधी राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स आर एक्चुअली रीअप्रोप्रिएटिंग देयर ओन ओल्ड कल्चर. उन्होंने अगर फिल्म देखे ना किसी मॉडर्न थीम पे भी बन सकती थी, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ मॉडर्न थीम यू वुड रियलाइज के जो 77 सिंधी फिल्म्स बनी until 1997, which was the time when last Sindhi film was made in Pakistan. So you can actually say कि हर दफा when Sindhis produce these films, they are reappropriating their own culture, their own language, their own lifestyle. क्योंकि सिंधी फिल्म्स के फोकस में मॉडर्न थीम्स के बजाय they are using modern technology to reappropriate their old themes, which is emphasis on their original culture, right? ये मेहरान का वर्ड लिखा हुआ है. मेहरान यू शुड नो इज अनदर वर्ड जो कि सिंध के लिए इस्तेमाल होता है, राइट? सो अगेन आपको वो जो अभी मैं बात कर रही थी सूफी की, तो यू कैन से द कंट्री ऑफ फकीर, सूफी फकीर, राइट? के जतोई ने अपनी किताब में ये लिखा उसके बारे में कि जी ये दिस इज द लैंड ऑफ सूफी फकीर्स, राइट? So you can just say कि थर्ड डेजर्ट में भी आज भी पानी की सप्लाई तो ऐसी है ना कि women bring water on their shoulders. तो वो यही कह रहा है कि 30 women carrying water, जो कि आपको फिल्म के अंदर भी इसी तरह के सीन्स नजर आ रहे हैं, which is showing a lot of emphasis on their culture
और on their lifestyle, और जो कि महाजर के अराइवल से जिसके ऊपर इम्पैक्ट आए हैं 1947 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि बिफोर 1947 जो प्रेजेंट सिंधी है उनकी लाइफ गुजरी थी सिंधी हिंदूज के साथ, एंड देन यू कैन से कि 1947 के बाद सिंध में से काफी सारे हिंदूज भी चले गए। यू विल फाइंड हिंदू पॉपुलेशन इन हैदराबाद एक्सेट्रा, बट यू वुड नो कि लाहौर हैदराबाद में जो हिंदू आज रहता है, दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ लीविंग द कंट्री एंड दे वांटिंग टू गो बैक टू इंडिया because of surveillance and other problems that these people keep on facing in Pakistan, right? और with so much difficulty कि वो अपने बच्चों को अपनी मर्जी के नाम देने से भी डरते हैं because they think कि वो उनके लिए life threatening होगा. So you would see कि Marvi's father is wearing ajrak and women are carrying मटको या मटका जो कि पानी भरने वाला वेसल होता है, और they are, ये मैंने आपसे कहा था, लोई या वुलन शॉल, जो कि आपको आर्टिफैक्ट्स नजर आ रहे हैं कि ट्रेडिशनल जो इनके ऑब्जेक्ट्स हैं या जो ट्रेडिशनल कल्चरल एनवायरनमेंट है. फिल्म इज एक्चुअली एम्फसाइजिंग ऑन ट्रेडिशनल कल्चरल एनवायरनमेंट, राइट. और फिर दूसरी चीजें आप ये देख रहे हैं ना कि अजरक और सिंधी टोपी, ये उसने यहाँ पे लिखा हुआ है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इवन G.A. लतीफ जो है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के हवाले से, अगेन तो G.A. लतीफ इज अनदर फिल्म. तो जो कि आप कह सकते हैं कि जितनी भी सिंधी फिल्म्स आ रही हैं वो किसी न किसी तरह इन चीज़ों पे फोकस कर रही हैं. और G.A. लतीफ चूँकि उमर मारवी भी लतीफ भिटाई की लिखी हुई है, तो G.A. लतीफ जो है उसके अंदर तो भिटाई फेस्टिवल का सीन भी मौजूद है, एनुअल फेयर ऑफ शाह भिटाई, ठीक है. एनी कमेंट सो फार? सर आपने कहा था कि जिस टाइम पे सिंधी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं बेनज़ीर एंड भुट्टो, उस टाइम पे सिंधी जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है. तो मैं जब हम बात करते हैं 2008 ऑनवर्ड्स या 2013 तक, तभी तो बिला वो जरदारी की ही गवर्नमेंट थी ना, तो वो भी तो सिंध से ही था. तो उस टाइम पे इतना कोई काम क्यों नहीं हुआ? जरदारी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं था. जरदारी की थी ना, लाइक ओवरऑल जो आप पावर में कौन था आप उसको ले लें, वही थे ना. 2008 से 13 तक का जो टाइम है, न्यू मिलेनियम में तो पाकिस्तानी फिल्म जनरली डिक्लाइन कर गई. इफ यू वुड रियलाइज के 2008, 9, 10 में पाकिस्तान में टोटल नंबर ऑफ फिल्म जो है वो मुश्किल से शायद 10-12 होगा. आपने प्रोबेबली सुना होगा कि पाकिस्तानी सिनेमा डिक्लाइंड एट द स्टार्ट ऑफ न्यू मिलेनियम. तो अगर उर्दू और पंजाबी फिल्म नहीं बन रही थी या एक दो बन रही थी, और एक साल में नंबर ऑफ फिल्म्स प्रोड्यूस्ड वाज लेस देन 10, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि अगर पाकिस्तान जो कि 100 फिल्म्स बनाया करता था, 100 से अगर 10 पे ड्रॉप होगा, जिसके लिए फिल्म इंडस्ट्री वाज मेनली ब्लेमिंग के जी केबल पे लोगों को फिल्म नजर आती है, तो फिल्म प्रोडक्शन डिक्लाइंड इन पाकिस्तान. तो जब डिक्लाइन होगा तो रीजनल फिल्म पे तो सबसे पहले इम्पैक्ट आएगा ना, क्योंकि रीजनल फिल्म का तो नंबर ही खासा कम होता है. और मैम जी किरमानी, मैं ये कह रहा था कि और उस दौर के अंदर सिंधी वाजंट जो सिंधी लोग थे वो इतने ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहे थे. as we can see that they were able to manage to bring that 18th amendment in the law. तो उसकी वजह से मतलब सिंध को इतना ज्यादा टेंशन नहीं हो रही थी उस दौर के अंदर, लेकिन बनिस्बत जो कि भुट्टो का दौर था उस दौर के अंदर हो रही थी. ऑलराइट, तो what is the 18th amendment about? मैम 18th अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने जो थी प्रोविंशियल जो थी ऑटोनॉमी दे दी थी हर चीज के अंदर, जिसके अंदर हर चीज के जो सेक्टर थे ना गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे प्रोविंस के पास चले गए थे और अब उनके पास एक अपनी ऑटोनमस बॉडीज बन गई थी. अब हर पावर जो है वो प्रोविंस के पास है और वो पॉलिसीज बहुत हद तक जो है वो प्रोविंस के अंडर होती हैं. और इसी वजह से सिंध जो है वो ज्यादातर अलहदा रहता है फेडरल से. वो तो कर दिया ना उन्होंने सबको, सारे प्रोविंस को.
ओके, ऑल राइट। सो मैं आपसे आपसे जो आपका जरदारी से रिलेटेड क्वेश्चन था, आप देखिए ना कि अगर आप इन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करते हैं जो किरमानी ने बोला और जो मैंने बोला, फॉर इंस्टेंस आई सेड कि सिनेमा डिक्लाइंड इन पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ न्यू मिलेनियम। आप जिन डेट्स की बात कर रही हैं जरदारी की, उन डेट्स में पाकिस्तान में फिल्म ऑलमोस्ट नहीं बन रही, मतलब मुश्किल से साल में 8 9 10 अगर फिल्म बन रही हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान was not even producing 1%, sorry, not even producing 10% सिंधी फिल्म्स per annum, right? I said कि सबसे ज्यादा फिल्म सिंधी फिल्म्स बनी बेनजीर भुट्टो के 2 सालों में, from 1988 to 1990. In 2 years 8 films were produced. तो अगर आप 88 to 90 देखेंगे तो यू वुड रियलाइज कि शायद इस साल में ओवरऑल नंबर ऑफ फिल्म्स वैसे ही काफी ज्यादा होगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट जरदारी वाला पीरियड, जिसमें परहैप्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्लाइन ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, तो यू वुड नो कि अगर फिल्म ओवरऑल डिक्लाइन कर रही है तो इट मीन्स कि सिंधी फिल्म भी नहीं बन पाएगी, बिकॉज पीपल विल हार्डली इन्वेस्ट इन अ रीजनल लैंग्वेज फिल्म। यू वुड ऑल्सो नो कि पाकिस्तान ने आज तक सिर्फ एक फिल्म बनाई है बलोची जबान में, विच वॉज नॉट इवन रिलीज इन सिनेमा। हालांकि सेंसर बोर्ड ने हम्मलो मागंज बलोची फिल्म जो कि 1976-77 में बनी थी, अनवर इकबाल इज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट फिल्म, पाकिस्तानी एक्टर था, ही लिव्स इन कराची। तो बलोची फिल्म उसने हम्मलो मागंज के नाम से बना दी, विच इज द फोकलोर। हम्मल जो है इज द बॉय एंड मागंज आई बिलीव इज द गर्ल। तो यू कैन से कि उस फोक टेल को, सिंधी फोक टेल को आज तक सिनेमा में रिलीज नहीं किया गया। गो सेंसर बोर्ड हैड पास दैट फिल्म, ठीक है, सेंसरशिप से। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि फिर रीजनल लैंग्वेज में तो इन्वेस्टमेंट वैसे ही कम होती है ना। तो यू कैन से दिस वाज प्रोबेबली वन रीजन कि आपको डिक्लाइन ऑफ सिनेमा के दौरान सिंधी फिल्म तो बिल्कुल ही गायब नजर आ रही है। पाकिस्तानी फिल्म को का रिवाइवल तो अभी शुरू हुआ है ना, पिछले 5-7 सालों में। शिजा, अनलेस यू आर टॉकिंग प्लीज कीप योर माइक्रोफोन ऑफ, ठीक है? ऑल राइट, ऑल राइट। आई होप के 18th अमेंडमेंट वाला पॉइंट और सिनेमा के डिक्लाइन वाले पॉइंट्स को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो प्रॉबली वी कैन डिस्कस फर्दर द स्टेटस ऑफ सिंधी फिल्म्स ओवर पास्ट 5 or 7 years, जब सिनेमा का रिवाइवल शुरू हुआ पाकिस्तान में। बिकॉज आई थिंक पिछले कोई 5-10 सालों में वी आर अगेन मेकिंग मोर देन 20 फिल्म्स, 20 to 50 फिल्म्स पर एनम। अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे तो पाकिस्तान इज स्टिल नॉट मेकिंग 100 फिल्म्स एनीमोर। लाहौर से कोई फिल्म नहीं आ रही, हार्डली कोई फिल्म आती है, और कराची से कुछ फिल्म्स आ रही हैं जिनका नंबर आज तक लाहौर की फिल्म्स के करीब भी नहीं पहुंचा। बट लाहौर इज हार्डली प्रोड्यूसिंग एनी फिल्म्स एट द टाइम। आपको जो उमर मारवी का एक मैसेज यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये है कि उमर मारवी's moral implies that pursuing personal interest threatens the existence of the community। क्योंकि मारवी का पर्सनल इंटरेस्ट तो क्वीन बनने में था, राइट? But she never opted to become queen. She kept on saying she wants to go back to her people and to her village, which means कि उसने पर्सनल इंटरेस्ट नहीं परस्यू की, बिकॉज अगर वो पर्सनल इंटरेस्ट परस्यू करती तो कम्युनिटी वुड डिसअपियर इन दिस स्टोरी, राइट? क्योंकि उसने अपना पर्सनल इंटरेस्ट परस्यू नहीं किया, शी वेंट बैक टू हर पीपल, तो कम्युनिटी का जो एम्फोसिस था वो बहुत ज्यादा हाई हो गया। एंड यू कैन से कि जी पावर के लिए जो कि आज का पॉलिटिशियन करता है कि पावर और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कम्युनिटी इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर देता है, जबकि उमर मारवी इज एम्फसाइजिंग ऑन नेशनल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट इन पावर और यू नो। तो प्रॉबेबली आई थिंक दैट इज अनदर पॉइंट जिसके हवाले से आप जरदारी के पीरियड में अगर इसको एनालाइज करना शुरू करें कि पावर और पर्सनल इंटरेस्ट का क्या रिलेशनशिप है विद द इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी, तो दैट कैन फर्दर बी एम्फसाइज्ड। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ये गेमिनशाफ्ट,
एज अपोज टू पाकिस्तानी स्टेट नेशनलिज्म, जिसको आप कह सकते हैं कि उमर मारवी इज एम्फसाइजिंग ऑन सिंधी गेमनशाफ्ट। देख रहे हैं आप, सिंधी गेमनशाफ्ट एज अपोज टू पाकिस्तानी स्टेट नेशनलिज्म के गवर्नमेंट ने अगर प्रोविंशियल आइडेंटिटीज खत्म कर दी थी या मर्ज कर दी थी तो गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट वाज कि ऑल आर पाकिस्तानीज, राइट, नो वन इज अ सिंधी और बलोची। जबकि सिंधी जो था वो अपने सिंधी गेमनशाफ्ट को एम्फसाइज कर रहा था, दिस सेड कि वी आर सिंधीज, आवर कल्चर इज इम्पोर्टेंट, आवर लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट एंड आवर वावल्स जो कि 7 स्टोरीज हैं, 7 स्टोरीज आर 7 वावल्स, और दे फेल्ट कि जी इट्स इम्पोर्टेंट फॉर देम। फिर एक्सप्लेन कर दें। मैं आपसे कही थी कि 2 चीजें हैं, एक चीज है स्टेट नेशनलिज्म, राइट, स्टेट नेशनलिज्म मतलब गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल आइडेंटिटीज खत्म करके इंट्रोड्यूस करवाई वन यूनिट। गवर्नमेंट ने कहा कोई सिंधी बलोची पंजाबी पठान नहीं है, 1 यूनिट है, राइट। जबकि सिंधी कह रहा है कि नो, सिंधी गेमनशाफ्ट या सिंधी नेशनलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उमर मारवी अपने सिंधी नेशनलिज्म पे फोकस कर रही है ना। उमरकोट जो है वो थरपारकर के बॉर्डर पे है, विच मीन्स कि दोनों चीजें एक्चुअली सिंध के अंदर ही हैं, राइट। लेकिन जो मारवी है वो ये कह रही है कि मुझे वापस जाना है खैट के पास। Marvi says, I want to go back to my people. I don't want to be queen of Umarkot, right? तो बेसिकली जो फिल्म है वो सिंधी गेमनशाफ्ट को एम्फसाइज कर रही है। ये देखें, ये पेज 124 पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इन डिफेंस ऑफ सिंधी गेमनशाफ्ट एज अपोज टू स्टेट नेशनलिज्म, राइट। ये यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, गेमनशाफ्ट। Social relations between individuals based on close personal and family ties and community, right? So Gemeinschaft actually means कि मारवी का जो strong relationship था with people of her village, ठीक है, थरपारकर के जिस village से she belonged to, she believed in that closed nationalism, जिसको आप कहेंगे सिंधी गेमनशाफ्ट, बलोची गेमनशाफ्ट, पंजाबी गेमनशाफ्ट और केपी गेमनशाफ्ट। के पठान कहेगा कि नहीं, मेरा कल्चर सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले मैं पठान हूं उसके बाद पाकिस्तानी हूं, राइट। जबकि गवर्नमेंट ये कह रही थी कि पहले आप पाकिस्तानी हैं फिर आप पंजाबी बलोची पठान या सिंधी हैं, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि स्टेट नेशनलिज्म जो था, स्टेट एम्फसाइज कर रही थी पाकिस्तान पे, जिसकी वजह से स्टेट ने चारों सूबों को मर्ज कर दिया था, राइट। इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म कर दी थी, मेड देम 1 यूनिट, राइट। जबकि सिंधी कह रहा था नो, सिंधी नेशनलिज्म इज इम्पोर्टेंट, सिंधी गेमनशाफ्ट इज इम्पोर्टेंट। और वो सिंधी अपने गेमनशाफ्ट की बात इस वजह से भी कर रहा था बिकॉज दे फेल्ट के बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ उर्दू स्पीकिंग इन सिंध, उनको ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा ऑप्रेस्ड फील कर रहे थे फॉर वेरियस रीजंस। आई सेड उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी वाज मोर एजुकेटेड, उन्होंने तकरीबन सारी जॉब्स टेक ओवर कर ली थी, एंड लैंग्वेज ऑफ एग्जाम चेंज हो गई थी, लैंग्वेज ऑफ ऑफिसेस चेंज हो गई थी, बिकॉज दीज पीपल डिड नॉट नो सिंधी लैंग्वेज। जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी आई थी उन्होंने यहाँ आके सिंधी सीखने के बजाय दे इंसिस्टेड कि वी आर इन मेजॉरिटी, तो लैंग्वेज हमारी होनी चाहिए। आपको पता है ना कि काफी सारे डिसीजंस फॉर मेजॉरिटी किए जाते हैं। So if Karachi University said, if Karachi University said कि language of exam will be Urdu and not Sindhi, और फिर सिंध यूनिवर्सिटी को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया, और फिर ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो बनाई गई वो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की नीड्स को केटर कर रही थी इंस्टेड ऑफ सिंधी स्पीकिंग कम्युनिटी, तो यू वुड से कि जो लोग रहते थे उन्हीं की नीड्स केटर करनी थी ना। इफ देयर वर मोर उर्दू स्पीकिंग पीपल देन सिंधी स्पीकिंग पीपल, देन यू हैड टू प्रोवाइड फॉर उर्दू स्पीकिंग पीपल, यू नो, जिसकी ज्यादा नीड्स थी उसी के मुताबिक सप्लाईज थी। नीड एंड सप्लाई चेन तो नीड के मुताबिक चलता है, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि सिंधी गेमनशाफ्ट जो है वो किस वजह से एम्फसाइज हो रहा था, बिकॉज उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी और माइग्रेशन हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन सिंध इन पर्टिकुलर। probably you might have noticed कि जब ये नवाज शरीफ इन पावर आया था तो नवाज शरीफ ने अलाउ किया कोई 40,000 बिहारीज को
पाकिस्तान का वीजा या पाकिस्तान की नेशनैलिटी, जो कि बांग्लादेश छोड़ के नवाज शरीफ एरा में पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए। तो गवर्नमेंट ट्राइड के उनको ऑल ओवर पाकिस्तान मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स में रखे या रहने का मौका दे, बट यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि ज्यादातर बिहारीज व्हेन दे वर अलाउड टू माइग्रेट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग नवाज शरीफ एरा, तो वो मोस्टली वो भी कराची शिफ्ट हो गए, क्योंकि कराची की एक तो इकोनॉमी बेहतर है, सेकेंडली कराची की जो एनवायरनमेंट है इट इज मोर लाइक ढाका में भी सी है, कराची में भी सी है। So people have this tendency of moving from other places to Karachi because Karachi जो है वो सी पोर्ट होने की वजह से या इकोनॉमिकली बेहतर होने की वजह से and for various reasons people have this tendency of moving to Karachi or shifting to Karachi. प्रेजेंट आपको न्यू मिलेनियम में कराची से कुछ माइग्रेशन नजर आएगी टुवर्ड्स पंजाब, बिकॉज कराची में सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत खराब थी, जिसकी वजह से कराची से काफी सारे बिजनेसमैन जो हैं वो लाहौर या पंजाब के दूसरी जगहों पे शिफ्ट कर गए। बट यू वुड नो कि सी पोर्ट होने की वजह से कॉस्ट भी कुछ चूंकि कम होती है ना, जो चीज इंपोर्ट होके कराची आएगी उसकी कॉस्ट कम होगी, उसको आप कराची से लेके जाएंगे केपी या लाहौर तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगी, विच मीन्स के चीज जो है कराची से लाहौर या पेशावर जाते तक थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई पीपल हैड दिस टेंडेंसी ऑफ स्टेइंग इन कराची, जिसकी वजह से सिंधी पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक तो कम कॉन्स्टेंटली अंडर इम्पैक्ट रहेगा ना। टुडे अ लॉट ऑफ अफगान मुहाजिर्स जो कि 1978 जो वॉर शुरू हुई अफगानिस्तान में एंड मैनी अफगानीज शिफ्टेड टू पाकिस्तान, यू वुड रियलाइज कि उनमें से भी बहुत सारे जो हैं वो कराची शिफ्ट हो गए। तो यू वुड नो कि पश्तून कम्युनिटी भी चूंकि आपको कराची में काफी ज्यादा आजकल नजर आती है, तो दोज कम्युनिटीज हैव आल्सो ब्रॉट सर्टेन काइंड ऑफ कल्चर टू कराची, जिसका कराची के पीस से भी ताल्लुक है, टेररिज्म से भी ताल्लुक है और बेशुमार दूसरी चीजों से ताल्लुक है। सो यू वुड नो कि व्हाई सिंधी कीप्स ऑन एम्फसाइजिंग ऑन सिंधी गेमनशाफ्ट और नेशनलिज्म, सिंधी नेशनलिज्म, लव फॉर सिंधी कम्युनिटी और लव फॉर ओरिजिनल सिंधी, और गवर्नमेंट का एम्फोसिस था नेशनलिज्म पे, यानी फर्स्ट यू आर अ पाकिस्तानी देन यू आर अ पंजाबी और सिंधी और बलोची, और सिंधी यहाँ पे कह रहा है कि नो आई एम सिंधी फर्स्ट, आई वांट टू रिटेन माय आइडेंटिटी, राइट। सो यू कैन से कि उमर मारवी की प्रोडक्शन के पीछे द रीजन वाज कि सिंधी वांटेड टू प्रोटेक्ट सिंधी लैंग्वेज एंड कल्चर। कमीले बुई एंड जूलियन लेविस्क्यू के आर्टिकल में, तो दे आर जस्ट रिलेटिंग दिस फिल्म टू आउटसाइड एनवायरनमेंट, कि फिल्म और सोसाइटी में इस वक्त 1956 में क्या हो रहा है। फॉर इंस्टेंस इफ ही सेज के नबी बख्श बलोच जो है वो क्या कह रहे हैं, तो वो इसीलिए कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट 1 यूनिट के अंडर सिंधी को सप्रेस कर रही थी और जो सिंधी जो था वो रेडी नहीं था फॉर द सेशन, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सिंधी जो था वो एक्चुअली उसको रिएक्ट कर रहा था ना। तो ये फिल्म एक्चुअली यही कह रही है कि उमर मारवी के अंदर क्या है और उमर मारवी के बाहर सोसाइटी में और गवर्नमेंट में या एनवायरनमेंट में क्या है। You should realize that these authors are constantly switching between what is in the film and what is outside the film. So you can say कि जो उमर मारवी है, it is recognizing ethnic और cultural diversity, right? उमर मारवी emphasize कर रही है सिंधी culture पे. So you can say कि ethnic and cultural diversity of Pakistan is emphasized. उमर मारवी is trying to tell government कि state nationalism यानी पहले आप पाकिस्तानी हैं फिर आप कुछ और हैं is insufficient because they are saying कि we cannot lose our culture and our identity, जिसको आप कह सकते हैं कि शेख हयाज, हैदर बख्श जतोई और GM सैयद का नाम बार बार इस आर्टिकल में आ रहा है कि ये वो पॉलिटिकल लीडर्स थे या इंटेलेक्चुअल्स थे जो कि बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे थे 1 यूनिट प्रोग्राम को, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू लूज देयर सिंधी आइडेंटिटी, ओके। और नेचुरली वो जो सिंध में चेंजेस आई थी पार्टीशन के बाद उससे भी रिएक्ट कर रहे थे। दे न्यू कि सिंधी के साथ क्या हो रहा है। यू वुड रियलाइज कि मैनी पीपल से कि जुल्फिकार अली भुट्टो वाज समबडी जिसने, चूंकि सिंध में या तो अमीर और गरीब का एक, जिस तरह हम कहते हैं ना कि ढाका में या तो लोग बहुत अमीर हैं या बहुत गरीब हैं,
और मिडिल क्लास कम नजर आती है। तो यू कैन सी कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, खासतौर पे आई हैव हर्ड सिंधी पीपल सेइंग दिस, कि जुल्फिकार अली भुट्टो ट्राइड क्रिएटिंग सिंधी मिडिल क्लास बाय गिविंग जॉब्स टू सिंधीज। उनके लिए कोटा क्रिएट कर दिया सिंध की जॉब्स में कि सिंधीज को ये जॉब्स मिलेंगी। तो विच मीन्स के जो जॉब सिंधी के लिए डेडिकेट कर दी गई, या इवन बलोचिस्तान में आपको ऑफ एंड ऑन सुनाई देता है कि पीपल इंसिस्ट कि जी ये जॉब्स, जब तक कोई बलोची क्वालिफाई नहीं कर जाता तब तक ये जॉब खाली रहेगी। सो आई वंडर कि उसका क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर जॉब फिल हो जाएगी तो somebody will be working for improvement, लेकिन जॉब वेकेट रखी जाएगी until somebody qualifies from Sindh और बलोचिस्तान to take that job। तो इसका मतलब है उस एरिया में फिर काम नहीं हो सकेगा ना। जब वो जॉब कोई लेगा तो तभी वो उस एरिया में काम करेगा। अगर जॉब खाली रहेगी, बिकॉज सिंध में या बलोचिस्तान में देयर आर सम वेकेंट पोस्ट इवन टुडे, तो यू वुड से कि जो पोस्ट वेकेंट रखी गई हैं पर्पसफुली फॉर द लोकल, उस डोमेन में काम नहीं हो रहा होगा। सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट नीड टू बी कंसिडर्ड। सो ये क्लेमिंग मॉडर्निटी वही चीज है जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रही थी कि दे आर प्रोमोटिंग देयर ट्रेडिशन थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी सिनेमा को यूज कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी रिकग्निशन दैट उमर मारवी प्रोपोजेस कॉल्स अपॉन देयर कल्चरल रेफरेंसेस। मतलब कल्चरल रेफरेंस वही हो गया ना जो आपसे कहा, सिंधी टोपी, लोई, कैमल्स एक्सेट्रा। और उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि फिल्म के अंदर आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हवाले से वो सिंपली इतनी बात कर रहा है कि थिएटर, डांस, सिंगिंग वगैरह को इस्तेमाल किया गया। फिल्म कोई एक्सेप्शनल क्वालिटी की नहीं है क्योंकि लो बजट फिल्म थी, बट इवन स्टिल जो एम्फोसिस था वो कल्चर वगैरह के ऊपर था। ठीक है, सो यू कैन एक्चुअली सी के ये फिल्म जो है वो किन चीज़ों को एम्फोसाइज करती है। तो ठीक है, फिल्म मेकिंग को वो फाइनली आपसे ये कह रहा है कि इट्स अ कलेक्टिव इंडस्ट्रियल प्रोसेस। यू नो कि काफी सारे लोग मिल के एक फिल्म बना रहे होते हैं। सो उमर मारवी जो है वो ट्रेडिशनल फिल्म को एम्फोसाइज कर रही है। अगेन आपने ये एक और पोस्टर है जिसमें ये कह सकते हैं कि ये उमर जो है ये मारवी को किस तरह उठा के लेके जा रहा है। ठीक है, और सिंपली वो ये कह रहा है कि नूर मोहम्मद चार्ली ने फोक का रोल प्लेस किया, डांसेस वगैरह जो हैं वो किस तरह से शूट किए गए और कौन से कलर्स और किस तरह की के आपके यू नो जिसको आप कहते हैं प्रॉप्स एंड वार्डरोब और ये सारी चीजें जो हैं, ये सब चीजें जो हैं ट्रेडिशनल एलिमेंट्स किस तरह एम्फोसाइज हुए और ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को किस तरह इकट्ठा यूज करके इन पॉइंट्स को एम्फोसाइज किया गया। ऑलराइट, इसमें आपसे लास्टली वो यही कह रहा है कि उसके बाद काफ़ी सारी और सिंधी फिल्म्स बनी, जैसे सस्सी वॉज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन 1954। यू कैन सी कि ये इनएक्सपीरियंस्ड एक्टर्स थे, हाईली क्वालिफाइड या बेस्ट एक्टर्स नहीं थे, बट इवन स्टिल वट एवर वॉज द पॉइंट वॉज एम्फोसाइज्ड। कोई क्वेश्चन है तो बता दें, बिकॉज आई थिंक विद दिस हमने रीडिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है, which only says कि state nationalism जो है उसने it had left little room for a modern Sindhi culture। तो जबकि सिंधी जो है that was stuck in a mizzen abbey में since it had to exist in the face of both Pakistani and Indian films। तो जो पाकिस्तानी और इंडियन फिल्म्स भी आ रही थी और जो सिंधी था वो एम्फोसाइज कर रहा था अपने ऊपर, अपने कल्चर पे, अपनी प्रेजेंस पे। So it was extremely important for Sindhis कि वो सिंधी फिल्म बनाएं, and they keep on emphasizing कि जी we also exist।